हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हम आपको फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो आज हम पूर्णतः रूप से बात करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि आप सभी को पता होगा कि जो आपके जितने भी पृथ्वी पर जीव रहते हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए किसी ना किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह विभिन्न भांति से ऊर्जा को लेते हैं। ठीक है, किसी ना किसी रूप में ऊर्जा को लेते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है उसका सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी मंडल पर, सबसे बड़ा स्रोत जो आपका एक माना जाता है वह है आपका सूर्य। सबसे बड़ा और सबसे अंतिम स्रोत है ये जो आपका सूर्य होता है। ठीक है, अब सूर्य को, जो आपका सन होता है, वह सूर्य जो अपनी प्रकाशिक ऊर्जा जमीन पर यानी कि धरातल पर भेजता है, और उस प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। यदि पिछले वीडियो आपने हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए हमारे चैनल पर और वहां पर विजिट करिए, आपको हमारी सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और वहां पर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से हमने आपको पूर्णतः रूप से बताया है थंबनेल के माध्यम से। ठीक है, बात करते हैं। तो जो आपके प्रकाशिक ऊर्जा का प्रयोग करके जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो आपके स्वपोषी होते हैं। अब स्वपोषी यानी कि ऐसे पादप या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो अपना भोजन या खाद्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके स्वपोषी जो होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। अब जो आपके पेड़ पौधे ही स्वपोषी होते हैं, प्रकाशिक ऊर्जा को या जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें। ठीक है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां पर वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके प्रकाशिक ऊर्जा के माध्यम से केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, और ऑक्सीजन जो वहां से पेड़ पौधों से हमें मिलती है वह हम लेते हैं, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पौधे जो है वह कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इतनी बात ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं वह ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके स्वपोषी पादपों यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो जो पेड़ पौधों में जो एनर्जी थी उस एनर्जी को हम स्थानांतरण करते हैं किसमें, हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस में यानी कि हर्बीवोरस का मतलब है शाकाहारी जीवों में। शाकाहारी जीव, अब शाकाहारी जीवों में जो आपके पेड़ पौधे या शाक सब्जियों को खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपकी बकरी आती है, रैबिट आते हैं और हिरन आता है, तो ये जो है आपके शाकाहारी जीव होते हैं। अब इनको जो खाएगा उन्हें हम कार्निवोर्स कार्निवोर्स कह सकते हैं। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी। अब ये अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे किसमें, मांसाहारी जीवों में। मांसाहारी जीवों को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स जो होते हैं वह जो है सिर्फ और सिर्फ मांस को ही खाते हैं। यह किसी भी रूप में घास को नहीं खा सकते हैं, यानी कि वेजिटेशन को नहीं खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका शेर होता है, लॉयन होता है, टाइगर होता है, ये जो है कभी भी घास नहीं खाते हैं, मर जाएंगे लेकिन घास नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि आपका हिरन हुआ, बकरी हुई, और जो है आपके अन्य जीव हुए जो कि शाकाहारी होते हैं, वो शाकाहारी जीव सिर्फ और सिर्फ वेजिटेशन को ही खाते हैं, ना कि मांसाहारी या मीट को नहीं खाते हैं। ये जो है आपकी प्रकृति का नियम है। ये इस प्रकार से एक चक्र चलता है, इसे ही हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो मांसाहारी में पहुंचता है। अब मांसाहारी के बाद एक जीव होता है जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी, और सर्वाहारी में आपका मानव भी आता है, और मानव के अलावा ऐसे जीव आते हैं जो कि जैसे भालू हो गया, आपका बियर हो गया। तो ये जो है आपके कैसे जीव होते हैं, ये आपके ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि जो कि पेड़ पौधों को यानी कि साग सब्जियों को भी खा लेते हैं और मीट को भी खा लेते हैं। तो इनसे जो है इसी प्रकार से फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होने की क्रिया को ही फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब यह होता किस प्रकार है हमने वो भी बता दिया कि हरी घास से जो खाएगा, बकरी खाएगी,
उसको जो ऊपर वाला उसका टर्सरी कंज्यूमर होगा वह खाएगा। तो इसी प्रकार से जो है फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी दिनचर्या चलती है और प्रत्येक जीव किसी ना किसी जीव के ऊपर आश्रित होता है। बस यही हमारी प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो अब देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पर हम यूं कह लें कि जैसे आपका, अभी हमने आपको वही चीज बताई कि देखिए कमेंट करके लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, हमारे साथी कहते हैं कि जो है हिंदी में थोड़ा सा बताया करें। तो देखिए हिंदी में बताने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर ज्यादातर वर्ड हिंदी के ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम में ही ज्यादातर हम बात करते हैं। जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में कठिनाई होती है उनको जो है हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा सहजता होती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यदि आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि ज्यादातर कोशिश की जाए कि हम आपको हिंदी में बता सकें, तो चलिए जैसा आप समझना उचित समझें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे आपका यहाँ पर होता है सबसे नंबर 1 पर उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। और उत्पादक के बाद फिर आपका क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक के बाद जैसे अब ये जीवों में जाएगा, जैसे हमने आपको बताया कि जीवों में गया, तो जैसे आपकी बकरी हुई, बकरी के बाद जैसे आपका उत्पादक हुआ, उत्पादक के बाद आपका होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता को हम कहते हैं कंज्यूमर, जो हमने आपको इंग्लिश में पहले बताया था, उपभोक्ता। और उसके बाद आता है आपका अपघटक, ठीक है। थोड़ा सा आराम से लेकर के चल रहे हैं ताकि चीजें थोड़ी सी, जो आपका ये सब्जेक्ट थोड़ा जटिल है, इसलिए कोशिश की जा सकती है कि आपको लिए थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करूं। उत्पादक, उत्पादक अपनी एनर्जी को उपभोक्ता में भेजता है और उपभोक्ता जो है अपनी एनर्जी को अपघटक में भेजता है, ठीक है। अब ये आपके उपभोक्ता होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और जो है आपका टर्सरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है जो आपके साग सब्जियां खाते हैं, और जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपके मांस खाते हैं, और जो आपके टर्सरी कंज्यूमर जो आपके इसमें टर्सरी में सबसे टॉप लेवल का होता है। टॉप लेवल का मतलब जो है आपका सिर्फ और सिर्फ मांस को ही खाता है, जैसे आपका लायन आता है और टाइगर आता है, इसी प्रकार से जो आपके कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। और इनके मांस को फिर अपघटक जो है रिलीज करते हैं। अपघटक मतलब अपघटन कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, यह आपका एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका नियम बताया, जिनका नाम था लिंडेमान कह सकते हैं आप, या फिर लिंडमान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या तो आप लिंडेमान कह सकते हैं इनको, और या फिर लिंडेमान, लिंडेमान का 10% का नियम, का 10%, 10% का ऊर्जा का नियम, ठीक है। ऊर्जा का नियम, इतनी बात समझ गए होंगे। ऊर्जा का नियम ये जो है आपका एक नियम है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान, एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान, उन्होंने यह नियम दिया था। अब इस नियम में उन्होंने क्या कहा? इस नियम में उन्होंने कहा कि कोई भी जीव अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण पूरा नहीं कर पाता है, उसकी ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ 10% भाग ही किसी दूसरे जीव में पहुंचता है, और 90% भाग आपके एनवायरमेंट में पहुंच जाता है। सिर्फ और सिर्फ यदि हम किसी एक जीव को खाते हैं और उसमें जितनी भी ऊर्जा है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमें प्राप्त होता है। यह जो है लिंडेमान के अनुसार, या लिंडेमान वैज्ञानिक ने इस बात को बताया था, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको हम बताएं, फॉर एग्जांपल अभी हमने जो आपको उदाहरण दिया था, जैसे इनका कहना यह है कि जो आपका उपभोक्ता है, उपभोक्ता, उपभोक्ता सॉरी, पहला होता है आपका उत्पादक, पहला होता है आपका उत्पादक, उत्पादक के बाद आता है आपका उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद आता है आपका अपघटक, ठीक है। तो ये आपका, इनको इनको यदि आप इंग्लिश में कहें तो ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ये होते हैं आपके कंज्यूमर, कंज्यूमर, और अपघटक मतलब डीकंपोजर, ठीक है, डीकंपोजर। अब देखिए ये जो आपके उत्पादक करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, प्लांट्स, जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सन है, सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वह सन है। इसने अपनी प्रकाशिक ऊर्जा को उत्पादक में भेजा, और उत्पादक ने क्या किया?
1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया। कितनी ऊर्जा का निर्माण किया? 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया। ठीक है, अब जब 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया तो अब जो आपके पेड़ पौधों को खाएगा, जो भी उपभोक्ता खाएगा, फॉर एग्जाम्पल हरी घास को जैसे बकरी ने खाया, तो बकरी ने जब खाया तो उसमें जो है आपकी जो की ऊर्जा स्थानांतरित होगी वह कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही उपभोक्ता के पास पहुंचेगी। यानी कि 1000 का 10% कितना हुआ? 100 किलो कैलोरी। 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही उपभोक्ता में पहुंचती है और बाकी 90% ऊर्जा जो है वह आपकी एनवायरमेंट में चली जाती है। कहां पर चली जाती है? एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अब इस उपभोक्ता को जो अपघटक खाएंगे, अपघटक का मतलब जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ये जब इसको अपघटन करेंगे तो उनको भी 10% ऊर्जा ही मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10% ऊर्जा ही मिलेगी। यानी कि 100 का 10% कितना होगा? ओनली ऑन 10 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। यानी कि ऊर्जा हमारी सूर्य से चली, सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उत्पादक ने इसको रिलीज किया, कितना बनाया? 1000 किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया। 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा, सिर्फ 10% ऊर्जा पहुंची हमारे उपभोक्ता में, यानी कि 100 किलो कैलोरी, और 100 का 10% 10 किलो कैलोरी ऊर्जा कहां पर पहुंचती है? आपके अपघटक में पहुंचती है। अब देखिए यहीं पर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपका फॉर एग्जाम्पल बकरी बहुत से लोग मीट में आपकी बकरी या गोट या ही गोट को खाते हैं। तो हम उनको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका उत्पादक यहाँ पर सबसे पहले होता है क्या? पेड़ पौधे, यानी कि ट्री होते हैं। क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इन प्लांट्स को जो भी कंज्यूम करता है, इन प्लांट्स को जो भी आपके कंज्यूमर होते हैं, जो भी कंज्यूम करता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% ही पहुंचता है एनर्जी का, जबकि इनके पास 100% होता है, उसका 10% इनके पास पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वह किसमें होती है? वह आपके प्लांट्स में होती है। सबसे ज्यादा प्लांट्स में ऊर्जा होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहां तक मुझे ज्ञात है वहां तक मैं आपको बता पा रहा हूं कि जो आपके मीट होता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कम होती है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी कम होती है। और जो आपके शाकाहारी फूड होते हैं, शाकाहारी भोजन होते हैं, उसकी जो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी है वह ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके शाकाहारी भोजन होते हैं उनकी डाइजेस्टिबिलिटी 10% होती है, और जो आपके मीट होते हैं उनकी डाइजेस्टिबिलिटी ओनली ऑन 7% होती है। कितनी होती है? 7% होती है। यानी कि उन्हें डाइजेस्ट होने में अधिक समय लगता है। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ रहे होंगे। अब यहीं पर हम एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रोड्यूसर यहाँ पर हम मान ले रहे हैं हरी घास को। ठीक है, हरी घास को हमने प्रोड्यूसर माना, और प्रोड्यूसर हरी घास को फॉर एग्जांपल एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। और यदि बार बार इसी एग्जांपल का आप प्रयोग करते हैं कहीं भी किसी भी, जैसे ये आपका एक ग्रास लैंड का एग्जांपल है, ग्रास लैंड इको सिस्टम का एग्जांपल है, तो इसका आप प्रयोग करते हैं जैसे आपके पेपर में, यदि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिस प्रकार से भी होगा आपका, ठीक है, तो उसमें आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। और सबसे अच्छी जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। हरी घास को खाता है आपका क्या? टिड्डा ने खाया। हरी घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को मेढक ने खाया। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने खाया और सांप को आपका बाज खाता है। ये जो है आपका एक प्रकृति का नियम है, इसी प्रकार से खाता है। कभी आपने बाज को हरी घास खाते हुए देखा है? कभी आपने बाज को हरी घास खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बाज का ये जो है नेचुरलिटी बाज की है ही नहीं। बाज की नेचुरलिटी ये है ही नहीं। बाज जो है मीट खाता है, सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, इसीलिए उसे जो है उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि मांसाहारी कहते हैं। तो जो आपका हरी घास, यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन फॉर एग्जांपल इसने हरी घास ने किया। किससे? सन से किया। ठीक है, सन से किया। अब 1000 किलो कैलोरी का 10% ओनली ऑन 10% यहाँ पर पहुंचता है 100 किलो कैलोरी टिड्डे में। टिड्डे में पहुंचता है। अब टिड्डे को खाएगा मेढक,
तो मेढक के पास 10 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है। कितनी पहुंचती है? 10 किलो कैलोरी। और 90% ऊर्जा जो है आपकी, यानी कि 90 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वह कहाँ जाती है? वह जाती है आपकी वायुमंडल में। और यहाँ पर 900 किलो कैलोरी ऊर्जा जाती है कहाँ पर? वायुमंडल में। यानी कि 90%, 1000 का 90% हुआ 900 किलो कैलोरी ऊर्जा। इस मैथ कैलकुलेशन को थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद मेढक के बाद सांप को, मेढक को खाएगा सांप। कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सांप। तो सांप के पास 1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है। कितनी पहुंचती है? मेढक को खा करके सांप के पास 1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचती है। और जब सांप को खाएगा कौन? बाज। तो बाज के पास सांप का 10% यानी कि ओनली ऑन 0.1% ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। बाकी 90% ऊर्जा जो है वह नष्ट हो जाती है, वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाती है, पहुंच जाती है। अब बताइए जो बाज होता है इसको यदि कोई खाएगा तो उसका 10% कितना हुआ? इसका 10% जो है वह कितना हुआ? इस हिसाब से आप देखिए कि इसको कौन खाएगा फिर। जिस प्रकार से जैसे सांप को बाज ने खाया, और बाज को अब कौन खाएगा? तो बाज को अब बाज का सिर्फ और सिर्फ अपघटन ही होगा। क्या होगा? बाज का सिर्फ और सिर्फ अपघटन ही होगा। इसको सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म बैक्टीरिया ही खाएंगे। ठीक है, और कोई ऐसा जीव नहीं बना है जो कि बाज को खाए। ठीक है, इसका अपघटन ही होगा। और अपघटन उन्हीं चीजों का होता है। अपघटन जैसे आपका सबसे टर्सरी कंज्यूमर होता है यहाँ पर बाज या लायन या टाइगर। लायन का आपने किसी को शिकार करते हुए देखा है कि लायन मतलब शेर का किसी ने शिकार कर लिया हो? बल्कि शेर ही उल्टा छोटे एनिमल्स का शिकार करता है। ठीक है, तो जो आपका लायन होता है वह टर्सरी कंज्यूमर होता है। उसको किसी ने आज तक मार करके नहीं खाया। उसकी बॉडी मरने के बाद वह मृत सड़े गले पदार्थ जैसे जो आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं उनका रस सक करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में उसको डिकम्पोज करते हैं, ना कि उसे एनर्जी के रूप में कोई और लेता है। इसको जो है सूक्ष्म बैक्टीरिया ही डिकम्पोज करते हैं। ये है आपका फ्लो ऑफ एनर्जी। इतनी बात आप हमारी लगभग समझ गए होंगे कि अभी तक मेरा जो बताने का सीधा सीधा जो उद्देश्य था वह सिर्फ और सिर्फ यही था कि फ्लो ऑफ एनर्जी किस प्रकार से चलता है। हरी घास से टिड्डे में, टिड्डे में मेढक, मेढक ने सांप को खाया बाज ने, और बाज का होगा अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, इतनी बात ये थी आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी की। और यह नियम दिया था लिंडेमान ने, और लिंडेमान का 10% का नियम आपके कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक आपका अगला टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन कहते हैं, फूड चेन को हम हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। अब देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो देखिए फूड चेन, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चेन से स्पष्ट हो रहा है, श्रृंखला से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी न किसी प्रकार की चेन बनेगी। क्या बनेगी? चेन ही बनती होगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फूड चेन के बारे में यदि हम बात करें तो आपका जो फूड चेन होता है वह जो है आपका दिया किसने था, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रपोज्ड बाई चार्ल्स एल्टन। चलिए हिंदी में ले दे रहे हैं। चार्ल्स एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने दिया था। क्या दिया था? फूड चेन। चार्ल्स एल्टन ने दिया था फूड चेन। ठीक है, अब फूड चेन होती क्या है? तो फूड चेन एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है या दूसरे जीव को खाता है। बस यही जो उसके आपस में जो चेन बनती है उसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यानी कि जो हमने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में, ट्रॉफिक लेवल जो हमने आपको बताए थे। तो जो आपका ट्रॉफिक लेवल होता है, उनके जो ट्रॉफिक लेवल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना। जो ट्रॉफिक लेवल होता है, पोषक स्तर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो जो पोषक स्तर होता है उनका जो बनने का एक तरीका का जो क्रम होता है, उनके बीच में जो संरचना या श्रृंखला बनती है उसी को हम कहते हैं फूड चेन। उसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। यानी कि इसका मतलब है किसी पारितंत्र में, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में एक जीव किसी दूसरे जीव पर किस प्रकार से निर्भर है या किस जीव को खाता है, और इसी को दर्शाने का जो क्रम है उसी को हम कहते हैं फूड चेन। उसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको जानने के लिए आप वही पुराना वाला आप एग्जाम्पल डालिए इसमें। जैसे आपका हरी घास है,
हरी घास को खाएगा आपका टिड्डा, और टिड्डे को खाएगा आपका मेढक, और मेढक को खाएगा आपका सांप, और सांप को आपका बाज। ठीक है, ये इतनी चीज। अब देखिए इसके बीच में जो आपको ये श्रृंखला सी दिख रही होगी, लगातार आपको ये श्रृंखला दिख रही है, ये एक सीधा क्रम है, ये एक सीधा क्रम है। ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला है, यही एक सीधा क्रम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फूड चेन कहते हैं। अब ये हमेशा सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी कह सकते हैं, या फिर यूं कह लें कि ये हमेशा रैखिक बनती है। लाइनर, रैखिक बनती है। रैखिक मतलब यह है बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, इसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार का ये जो घुमाव होता है ये नहीं होता है। ठीक है, रैखिक बनती है बिल्कुल सीधी इस प्रकार की, जैसे 180 डिग्री अंश पर कह सकते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री के अंश पर बनती है। ठीक है, तो ये जो है आपका 180 डिग्री पर बनती है। तो ये जो है आपका, ये तो हो गई आपकी फूड चेन। तो ये जो आपकी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये है आपकी फूड चेन। अब यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर ले किसकी? फूड वेब की। तो देखिए फूड वेब को समझने के लिए, फूड चेन को यदि आप समझ गए तो फूड वेब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब को हम हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या कहते हैं? फूड वेब। और फूड वेब को हम हिंदी में कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो जो आपका खाद्य जाल होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है, देखिए थोड़ा सा समझिए कि उसे आप अपने पहले पुराने वाले एग्जाम्पल को डालिए। यहाँ पर हरी घास, और हरी घास को खाएगा आपका टिड्डा, और टिड्डे को खाएगा आपका मेढक, और मेढक को आपका जो है सांप, और सांप को आपका जो है बाज। ठीक है, इतनी ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये जो है बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये तो हमने आपको बताया था फूड चेन में। किसमें बताया था? फूड चेन में। अब फूड चेन के अलावा यह जो है श्रृंखला एकदम सीधी होती है। यह श्रृंखला कैसी होती है? एकदम सीधी होती है। कौन? फूड चेन, जो कि 180 डिग्री के समान दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर बात करें खाद्य जाल की या फूड वेब की, तो यह श्रृंखला सीधी नहीं होती है, यह रैखिक नहीं होती है। यूं कह लें कि यह रैखिक नहीं होती है। इसमें हमें थोड़ी सी, इसको जानने से पहले हम कुछ और चीजें इसमें समझ लेते हैं कि इसमें जो है आपकी जो यह रैखिक नहीं होती है, और इसमें आपको एक जाल सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जाल सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जाल सा दिखाई देता है। तो वही जो है आपका क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे जानने से पहले, किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं रैखिक नहीं होती हैं, बल्कि ये जटिल होती हैं। कैसी होती हैं? ये जटिल होती हैं, रैखिक नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं? रैखिक नहीं होती हैं, जटिल होती हैं। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा समझे कि जो आपको जाल सदृश संरचना दिखाई देती है, कैसी संरचना दिखाई देती है? जाल सदृश संरचना दिखाई देती है, उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम जाल सदृश संरचना दिखाई देती है, उसी को हम आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात ये लगभग आप समझ गए होंगे। फूड चेन और फूड वेब में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, तो फूड वेब और फूड चेन में बस यही अंतर है कि फूड चेन में रैखिक होती है श्रृंखला, और इसमें रैखिक नहीं होती है बल्कि जटिल होती है। इसमें जाल सा पूरा हुआ, जाल सा हमें बना हुआ दिखाई देता है, वही आपका फूड वेब या खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम जानने की कोशिश करें, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सबसे पहले उसी को ले लीजिए कि जैसे आपका हुआ, आपका सबसे पहले हरी घास, और हरी घास को खाया किसने? टिड्डे ने, और टिड्डे को खाया मेढक ने, और मेढक को खाया सांप ने, और सांप को बाज ने। ठीक है, ये एक क्रम है, ये एक क्रम है। और जब ये आपका क्रम है, तो क्रम को जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हरी घास को जो है आपका, यहाँ पर जो आपका ग्रॉसहॉपर होता है वही कंज्यूम करे। ठीक है, तो इसको क्या होता है? हरी घास को हो सकता है कि यहाँ पर गोट कंज्यूम कर ले। गोट यानी कि बकरी कंज्यूम कर सकती है, और बकरी के अलावा यहाँ पर आपका हो सकता है कि खरगोश भी कंज्यूम कर सकता है, जिसे हम रैबिट बोलते हैं। तो जो आपका खरगोश होता है वह भी इसे कंज्यूम कर सकता है। और इसके अलावा हरी घास को आपका हिरन भी कंज्यूम कर सकता है, हिरन यानी कि डियर। ठीक है,
तो यह भी आपका कंज्यूम कर सकता है। अब उसके अलावा यहाँ पर बकरी को फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जैसे आपका सांप था तो बकरी और खरगोश, खरगोश बकरी, अब खरगोश को हो सकता है कि यहाँ पर कौन खाए, शेर खाए, कौन खाए, शेर खाए। अब खरगोश बकरी, बकरी को भी शेर खा सकता है। तो यहाँ से देख लीजिए बकरी को आपका शेर खा सकता है, ठीक है। अब शेर खा सकता है या फिर आपका चीता भी खा सकता है, और चीता के अलावा आपका बाघ भी खा सकता है, बाघ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो श्रृंखला बन गई वो आपकी 3 श्रृंखला बन गई, 3 श्रृंखला, ठीक है। 3 श्रृंखला जो आपको दिखाई दे रही होंगी, यानी कि 3 चैन जो आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो बकरी को चीता भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है और बाघ भी खा सकता है। अब यहाँ पर बकरी के अलावा यहाँ पर बकरी को मनुष्य भी खा सकता है। क्या खा सकता है, मनुष्य, तो यहीं से इसको जोड़ देते हैं, मनुष्य भी खा सकता है, मनुष्य भी खा सकता है, ठीक है। अब मनुष्य को कौन खा सकता है, मनुष्य को शेर खा सकता है, ठीक है, और बाघ भी खा सकता है और चीता भी खा सकता है, ठीक। अब हिरन को आपका बाघ, शेर और चीता ये तीनों खा सकते हैं। खरगोश को चीता, शेर और बाघ और मनुष्य ये सभी खा सकते हैं। तो ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक जाल सा बन गया। कैसा बन गया, ये एक जाल जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको जाल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताइए ये आपकी रैखिक संरचना दिखाई दे रही है आपको, नहीं दे रही है, ये रैखिक संरचना नहीं है, यह आपको एक जाल सा दिखाई दे रहा है। बस इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो ये जो है आपका, ये आपका हो गया फूड वेब इसे हम कहते हैं, या फिर फूड वेब या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं या आहार जाल कहते हैं, ठीक है। तो एक जीव कई आहार श्रृंखला का भाग हो सकता है, यानी कि एक जीव जो है आपके कई फूड चेन का भाग हो सकता है। एक जीव कई कई खाद्य श्रृंखला का भाग हो सकता है। जैसे बकरी शेर और शेर खरगोश बाघ चीता मनुष्य। तो ये जो है कई खाद्य श्रृंखलाएं बन गई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फूड वेब। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आसान भाषा में हमने आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न किया, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम देने में थोड़ी सी सहूलियत हो सके और अच्छा भी हो सकता है। जिस प्रकार से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उसी प्रकार हम भी जानते हैं कि जो है आपका कोर्स लगभग हम काफी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनके लिए तो काफी बेनिफिट है, और जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो उनके लिए हम बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर ज्वाइन कर ले, स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से हमारा चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन कर ले। वहां पर हम आपको नोट्स पीडीएफ या फिर फोटोज के माध्यम से यहाँ पर जो हम आपको बताते हैं उसी का नोट्स हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो प्लीज जिन्होंने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर जाएंगे, आप लिखेंगे स्टडी विद टैलेंटेड बॉय, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, हमारी फोटो लगी मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भी पेपर अच्छा हो सके, एग्जाम अच्छे हो सके। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी हो, क्वेरी का मतलब जितनी भी आपकी कंफ्यूजन हो, जो भी आपको पूछना हो, तो आप इस हमारा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से हमने वहां पर भी अपनी आईडी बनाकर रखी है, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर, और या फिर लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का मैटर प्रोवाइड कराते हैं और उसके अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट का मैटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आप ध्यान में रखना, और जो है ये सभी चीजें आप थोड़ा सा याद रखना। बाकी जो है हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताएंगे इकोसिस्टम के प्रकार बताएंगे, जो आपके पिरामिड बनते हैं इकोसिस्टम का प्रकार हम आपको बता चुके हैं। पिरामिड बताएंगे, पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो उनकी थोड़ी सी पहले से जानकारी करके वीडियो को देखा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।